इसके अंदर से कुछ डेफिनेशंस हमने कवर की। वॉक थ्रू टेस्ट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, इंटरम ऑडिट, फाइनल ऑडिट। उसके बाद ट्रू एंड फेयर का मतलब क्या है, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिया। तीन छोटी छोटी डेफिनेशंस पढ़ ली, एजेंसी, स्टीवर्डशिप, अकाउंटेबिलिटी। फिर हम चले गए एश्योरेंस क्या है, एश्योरेंस की दो लेवल या दो टाइप्स। एश्योरेंस इंगेजमेंट क्या है, एश्योरेंस इंगेजमेंट क्या है, कुछ टाइप ऑफ एश्योरेंस इंगेजमेंट भी हमने पढ़ ली, दो होती हैं, रिव्यू और ऑडिट। नॉन एश्योरेंस इंगेजमेंट की भी दो टाइप्स हमने डिस्कस कर ली थी, कंपाइलेशन इंगेजमेंट और एग्रीड प्रॉपर प्रोसीजर। फिर हमने पढ़ लिया कि एक ऑडिटर 100% एश्योरेंस क्यों नहीं देता, गारंटी क्यों नहीं देता, मीन इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट क्या है वो हमने कवर कर ली। फिर हम चले गए मैनेजमेंट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ी, ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ी। फिर कंपनी एक्ट में चले गए, एक ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की बातें हमने की, पहला, सबसीक्वेंट, कैजुअल वैकेंसी, रिमूवल की बातें की। ऑडिटर के राइट्स पावर्स हमने डिस्कस कर लिए, ऑडिटर की ड्यूटीज़ डिस्कस कर ली, ऑडिटर की क्वालिफ़िकेशन की बातें कर ली, ऑडिटर की डिसक्वालिफिकेशन की बातें करके उसके बाद हमने उसके सिनेरियो जो है वो कवर कर लिए। कुछ अभी काफ़ी रहते हैं, कुछ कवर कर लिए। यहाँ तक मेरे साथ हो आप लोग। फिर हमने प्रीवियस क्लास में क्या किया, आईफैक को डिस्कस करना शुरू किया। कौन है, उसके नीचे बोर्ड एक काम करता है IAASB, जिसका काम है ISA इशू करना। ISA जब इशू होता है तो इसके साथ इशू होती है IAPS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग या ऑडिटिंग प्रैक्टिस स्टेटमेंट, मीन हेल्प बुक गाइडलाइन हाउ टू अप्लाई द स्टैंडर्ड। एक स्टैंडर्ड कैसे इशू होता है, सब्जेक्ट मैटर पहले डिसाइड किया जाता है जिसके ऊपर स्टैंडर्ड बनाना है, रिसर्च स्टडी की जाती है, मीन मसले उसमें क्या आ रहे हैं, कैसे रिजॉल्व किए जा सकते हैं। एक रूल्स का रॉ स्टैंडर्ड मीन एक्सपोजर ड्राफ्ट बनाया जाता है जो पब्लिक कमेंट्स के लिए इशू किया जाता है। आफ्टर पब्लिक कमेंट्स वापस आता है IAASB के पास। IAASB आफ्टर नेसेसरी एडजस्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू कमेंट्स क्या करता है, इशू कर देता है स्टैंडर्ड। एक स्टैंडर्ड इशू करने की अथॉरिटी IAASB या फैक के पास है, इसकी कंप्लायंस की अथॉरिटी इसके पास नहीं है। वो किसके पास है, बॉडीज़ के पास, मेंबर बॉडीज़ के पास, मीन हम मेंबर जिस बॉडी के मेंबर हैं ICAP, उसके पास कंप्लायंस की अथॉरिटी है। उसने चेक करना है हम स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आईफैक ने आके नहीं चेक करना। ठीक हो गया। फिर हमने देखा जी कि आईफैक के अंडर कुछ बोर्ड काम करते हैं। एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड IASB है, एक IAASB इंटरनेशनल ऑडिट एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग एजुकेशन स्टैंडर्ड बोर्ड IAESB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग एजुकेशन स्टैंडर्ड बोर्ड, एक इंटरनेशनल एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर अकाउंटेंट IESBA, और एक इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड IPSASB। एक ऑडिटर को क्या करना है, ड्यूरिंग ऑडिट कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, मीन अपनी चवलें नहीं मारनी, अपनी मनमर्जियाँ नहीं करनी, सब कुछ अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड करना है। कि अगर आप स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली नहीं चलोगे, अपनी मनमर्जियाँ करोगे, तो कल को अगर आपकी ओपिनियन किसी वजह से रॉन्ग प्रूव हो गई तो अपने आप को आप बचा नहीं सकोगे। हाँ, अगर आपने सब कुछ अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड किया और स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली करके आपने डॉक्यूमेंट मीन वर्किंग पेपर में लिखा भी है कि मैंने ये काम फलां स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली किया है और ये एविडेंस निकला जिसकी बेस पर आपने ओपिनियन दी है, तो कल को अगर ओपिनियन रॉन्ग भी हो जाती है तो आप अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हो। कैसे, वर्किंग पेपर के थ्रू कि देखो ये फलां स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली मैंने ये काम किया है और इससे ये एविडेंस निकले, तो इसकी बेस पर ये ओपिनियन दिया। हाँ, अगर स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया तो फिर आप अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो एक ऑडिटर को जो भी काम करना है वो एज पर ISA परफॉर्म करना है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। अब ऑडिट तो करना है पर ISAs, ऑडिट करना है पर ISAs। अगर आप रिव्यू इंगेजमेंट परफॉर्म करने जा रहे हो, रिव्यू इंगेजमेंट मीन कैश फ्लो के ऊपर ओपिनियन देने जा रहे हो, या वो कंपनी जिनके लिए ऑडिट कंपलसरी नहीं है वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या करवाती हैं, रिव्यू, ताकि ऑडिटर थोड़ा काम करेगा, 3 प्रोसीजर अप्लाई करेगा तो पैसे भी कम चार्ज करेगा।
तो रिव्यू इंगेजमेंट में ISAs को फॉलो नहीं किया जाता, ये सिर्फ ऑडिट इंगेजमेंट में फॉलो किए जाते हैं। रिव्यू इंगेजमेंट अगर हम करने जा रहे हैं तो वहाँ पे हम फॉलो करेंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू इंगेजमेंट, ISRE, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू इंगेजमेंट। ऑडिट के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, रिव्यू इंगेजमेंट के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू इंगेजमेंट, ISRE। अगर हम कोई फोरकास्ट के ऊपर ओपिनियन देने जा रहे हैं, किसके ऊपर ओपिनियन देने जा रहे हैं? फोरकास्ट के ऊपर ओपिनियन देने जा रहे हैं, तो इसे बोला जाता है अदर एश्योरेंस इंगेजमेंट। और ये जो अदर एश्योरेंस इंगेजमेंट है, ऑडिट और रिव्यू के अलावा इनके लिए भी कुछ स्टैंडर्ड हैं जिन्हें नाम दिया जाता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस इंगेजमेंट, ISAE, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस इंगेजमेंट। तो ऑडिट में फॉलो करना है ISA को, रिव्यू इंगेजमेंट में ISRE, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू इंगेजमेंट। कोई फोरकास्ट के ऊपर ओपिनियन देने जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस इंगेजमेंट। कंपाइलेशन इंगेजमेंट एग्रीड अपॉन प्रोसीजर क्या थी? नॉन एश्योरेंस इंगेजमेंट, जिसमें हमने सिर्फ कोई काम करना है, कोई ओपिनियन एश्योरेंस नहीं देनी। तो वहाँ पे भी कुछ स्टैंडर्ड को फॉलो करना है जिन्हें दिया जाता है ISRS, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। तो ISA क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, ISRE, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू इंगेजमेंट, ISAE, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस इंगेजमेंट। एश्योरेंस इंगेजमेंट मीन कोई फोरकास्ट के ऊपर ओपिनियन देनी है। एंड ISRS, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। रिलेटेड सर्विसेज मीन अदर देन एश्योरेंस इंगेजमेंट, एश्योरेंस इंगेजमेंट, रिलेशन इंगेजमेंट या एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स के ऊपर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। ऑडिट में ये फॉलो करना है, रिव्यू इंगेजमेंट में ये फॉलो करना है। फोरकास्ट के ऊपर ओपिनियन देनी है मीन ऑडिट रिव्यू के अलावा अगर कोई एश्योरेंस इंगेजमेंट है तो वहाँ पे ISAE। नॉन एश्योरेंस इंगेजमेंट के ऊपर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। इन सब के साथ मीन ऑडिट में ISA को फॉलो करना है, तो साथ एक स्टैंडर्ड और भी फॉलो करना है जिसे नाम दिया जाता है ISQC1, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। चाहे आप ऑडिट करने जा रहे हो तब भी आपने ये फॉलो करना है, चाहे आप रिव्यू इंगेजमेंट परफॉर्म करने जा रहे हो तब भी ये फॉलो करना है, चाहे अदर एश्योरेंस इंगेजमेंट में जा रहे हो तब भी ये फॉलो करना है, चाहे रिलेटेड सर्विसेज परफॉर्म करने जा रहे हो तब भी आपने ये परफॉर्म करना है। तो ऑडिट के अंदर हमने दो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, एक ISAs को और दूसरा ISQC मीन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। रिव्यू में भी दो स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं, ISRE और साथ ISQC। अदर एश्योरेंस इंगेजमेंट में भी दो स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं, ISAE और ISQC। रिलेटेड सर्विसेज में भी दो स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं, ISRS और ISQC। ये ISQC हमारे सिलेबस में आ गया है, पहले नहीं होता था, चैप्टर 2 में जाके पढ़ेंगे। अभी प्रीवियस अटैम्प्ट में ही हमारे सिलेबस का पार्ट बना है। ये पिछले पेपर में एग्जामिनर ने 5 नंबर के लिए टेस्ट भी किया है, तो फ्यूचर में भी टेस्ट हो सकता है। सो स्टैंडर्ड्स की हमने बातें कर ली। IFAC के अंडर जो बोर्ड काम करते हैं वो हमने बातें कर ली। अब चलते हैं आगे, एक टॉपिक और डिस्कस करते हैं, एसेंशियल्स फॉर प्रॉपर कंडक्ट ऑफ ऑडिट। मीन प्रॉपरली ऑडिट करने के लिए कुछ चीज़ों का होना ज़रूरी है। मीन ऑडिट के दौरान किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, वो क्या है? एसेंशियल्स फॉर प्रॉपर कंडक्ट ऑफ ऑडिट। कुछ 4 एसेंशियल्स हैं फॉर प्रॉपर कंडक्ट ऑफ ऑडिट। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल जजमेंट, independence
and sufficient appropriate audit evidence. Essentials या ingredients for proper conduct of audit: professional skepticism, professional judgment, independence and sufficient appropriate audit evidence. मीन ऑडिट करते वक्त किन बातों का ख्याल करना है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या है कि वो कहता है कि एक ऑडिटर को प्रोफेशनली स्केप्टिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रोफेशनली स्केप्टिक होना चाहिए। स्केप्टिक बोलते हैं क्वेश्चनिंग माइंड को, क्रिटिकल नेचर को, या अलर्ट रहने को। मीन एक ऑडिटर के दिमाग में कीड़ा होना चाहिए, एक ऑडिटर को शक्की मिजाज होना चाहिए। प्रोफेशनल स्केप्टिक का मतलब क्या है कि एक ऑडिटर को शक्की मिजाज होना चाहिए, क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए, क्रिटिकल नेचर होना चाहिए। मीन बेशक एविडेंस मिल गए हैं, फिर भी दिमाग में ये रखना है कि नहीं अभी भी कोई मसला हो सकता है। मीन मोर एंड मोर एविडेंस लेने की कोशिश में लगे रहना चाहिए। मीन एविडेंस पर अनड्यू रिलायंस कभी भी नहीं करना। मीन थ्रू आउट ऑडिट ऑडिटर को क्या करना है? क्वेश्चनिंग माइंड, क्रिटिकल नेचर होना है। मीन एविडेंस को क्रिटिकली असेस करना है और एविडेंस लेने की कोशिश में लगे रहना है। मीन अलर्ट रहना है कि अभी भी फ्रॉड की कंडीशन एग्जिस्ट कर सकती है। कैसे? ऑडिट के स्टार्ट से लेकर थ्रू आउट ऑडिट आपका ये क्वेश्चनिंग माइंड, मीन हर बंदे से इंफॉर्मेशन लेनी है, किसी एक डिपार्टमेंट से नहीं, हर डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन लेनी है। इंफॉर्मेशन मिली है तो उसे भी आपस में देखना है क्या वाकई मैच कर रही है नहीं कर रही, और फिर भी दिमाग में रखना है कि नहीं अभी भी कोई मसला हो सकता है, कहीं और से एविडेंस मिलता है तो वो भी लेने की कोशिश करनी। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या है कि ऑडिटर को क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए, एविडेंस को क्रिटिकली असेस करना चाहिए, एंड बीइंग अलर्ट फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रॉड कंडीशन। मीन फ्रॉड की कंडीशन के लिए क्या रहना चाहिए? अलर्ट रहना चाहिए कि कोई ना कोई फ्रॉड की कंडीशन एग्जिस्ट कर सकती है। एक ऑडिटर को क्या करना है? ड्यूरिंग ऑडिट यूज करनी है अपनी प्रोफेशनल जजमेंट। प्रोफेशनल जजमेंट का मतलब क्या है? आपका एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज, आपकी ट्रेनिंग। मीन ऑडिट करने के काबिल आप कब बनोगे? ऑडिट करने के काबिल कब बनोगे? जब आप सीए इंटर करके आर्टिकल में चीज़ें सीख चुके होगे तब। क्या कह रहा है? तो सीए इंटर में आपको ये क्या दिया जा रहा है? थोड़ा नॉलेज दिया जा रहा है। इस नॉलेज को आप क्या करोगे? जाके ट्रेनिंग के दौरान क्या करोगे? अप्लाई करोगे, तो वहाँ से आपको क्या मिलेगा? एक्सपीरियंस। तो एक ऑडिटर को क्या करना चाहिए? प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करनी चाहिए ऑडिट के दौरान। मीन एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग के अकॉर्डिंगली चलना चाहिए। हाँ, अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर ऑडिटर को ऑडिट पे असाइन नहीं करना चाहिए। क्यों? अपनी जजमेंट अप्लाई नहीं कर सकेगा, क्यों? उसके पास एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग या नॉलेज है नहीं। सो प्रोफेशनल जजमेंट का मतलब क्या है? एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस वाइल परफॉर्मिंग ऑडिट। अगर ये नहीं है तो इसलिए फिर आप अप्लाई नहीं कर सकोगे। अप्लाई नहीं कर सकोगे तो एक प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स जो है ऑडिट का वो कंप्लीट नहीं हुआ। अगर आप बहुत ही कोई नरम मिजाज के आदमी हो, बिल्कुल शक लोगों पे करते ही नहीं हो, तो फिर आप प्रोफेशनली स्केप्टिक नहीं हो। तो दिस मीन आप ऑडिट करने के काबिल नहीं हो। क्यों? ऑडिटर नाम ही किसका है? शकी मिजाज का। इंडिपेंडेंस कहते हैं कि एक ऑडिटर को थ्रू आउट द ऑडिट क्या रहना चाहिए? इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? वर्क नॉट इन्फ्लुएंस्ड, कि आपका वर्क जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। किसकी वजह से? बाय कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? कि अपना कोई पर्सनल इंटरेस्ट। बाय बायस, बायस का मतलब क्या होता है? मन मर्जी। मन मर्जी, अनबायस मीन फेयर रहना। बायस का मतलब क्या है? मन मर्जी।
या बाय प्रेशर ऑफ अदर पार्टीज, मीन किसी के प्रेशर में आपको काम नहीं करना, क्यों? अगर प्रेशर में काम करोगे तो फिर आप इंडिपेंडेंट फेयर नहीं हो। मीन ऑडिटर क्या है? एक थर्ड पार्टी है, यूजर ऑफ रिपोर्ट, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, तो बीच में ऑडिटर कौन है? थर्ड पार्टी है। तो इसे क्या रहना है? थर्ड पार्टी, मीन इंडिपेंडेंट रहना है। मीन उन दोनों पार्टी में से ये कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना तो ये यूज़र ऑफ रिपोर्ट होना चाहिए, ना ये रिस्पॉन्सिबल पार्टी होना चाहिए। मीन कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप शेयर होल्डर हो, कंपनी के इंडेप्टेड हो, या आपका कोई स्पाउस का रिलेशन है क्लाइंट कंपनी के साथ, उस सूरत में क्या आ जाएगा? कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया तो फिर आपका वर्क क्या हो जाएगा? इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाएगा, वहाँ पे मनमर्जी आना शुरू हो जाएगी। मीन अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड आप काम नहीं करोगे। क्या कहला है? या ड्यूरिंग ऑडिट आपको किसी ने कोई प्रेशर दे दिया कि तूने ये ओपिनियन देनी है वरना तेरी खैर नहीं है, तो इससे भी क्या हुआ? आपका वर्क इन्फ्लुएंस हो गया। तो डर के अंदर आपको रहते हुए काम नहीं करना, इंडिपेंडेंस को मेंटेन रखना है। अगर इंडिपेंडेंट आप नहीं रहे तो आपको ऑडिट से रिज़ाइन कर देना चाहिए। इनफैक्ट ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले ही आपने देखना है कि मेरी इंडिपेंडेंस के ऊपर कोई मसला तो नहीं है। अगर कोई थ्रेट ऑन इंडिपेंडेंस है तो सूरत में आपको ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, ड्यूरिंग ऑडिट अगर कोई इंडिपेंडेंस अफेक्ट हो रही है तो कोशिश करो उसे रिजॉल्व करने की। अगर रिजॉल्व नहीं होती तो आपको ऑडिट से क्या कर देना चाहिए? रिज़ाइन कर देना चाहिए। क्यों? इंडिपेंडेंस अगर आप नहीं रहे तो इससे आप रॉन्ग रिपोर्टिंग की तरफ जा सकते हो। रॉन्ग रिपोर्टिंग देने से लाइक एनरॉन आपकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो सकती है। सो एक ऑडिटर को क्या करना है जी? क्वेश्चनिंग माइंड होना है, क्रिटिकली असेस करना है ऑडिट एविडेंस को, और अलर्ट रहना है रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस ऑफ कंडीशन रिलेटिंग टू फ्रॉड। एक ऑडिटर को ड्यूरिंग ऑडिट यूज़ करना है, अप्लाई करना है क्या? नॉलेज, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग जो उसने एक्वायर की है ड्यूरिंग स्टडी या ड्यूरिंग ट्रेनिंग। को इंडिपेंडेंट रहना है, मीन उसका वर्क इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए बाय कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बाय बायस, या फिर प्रेशर ऑफ अदर पार्टीज। अब कहते हैं कि एक ऑडिटर को क्या करना है? ऑडिट ओपिनियन देने से पहले एविडेंस लेने हैं। एविडेंस है तो कहना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक हैं या गलत हैं। एविडेंस नहीं है तो अपना मुंह बंद रखना है। नहीं, अगर मुंह खोलना लाजमी है तो क्या कहना है? वी डू नॉट एक्सप्रेस एनी ओपिनियन। जो एविडेंस लेने हैं वो क्या होने चाहिए? सफिशिएंट होने चाहिए और एप्रोप्रिएट होने चाहिए। सफिशिएंट का मतलब क्या है? कि ऑडिट एविडेंस क्वांटिटी में होने चाहिए, मीन इनफ होने चाहिए, इतने होने चाहिए कि आप एक चीज़ को सही या गलत प्रॉपर्ली कह सको। एक आध एविडेंस की बेस पर सही गलत कहना ठीक बात नहीं होती। क्वांटिटी में होनी चाहिए, मीन इनफ होने चाहिए। एप्रोप्रिएट का मतलब क्या है? कि वो एविडेंस क्वालिटी भी होनी चाहिए, रिलायबल भी होने चाहिए और रेलेवेंट भी होने चाहिए। क्वालिटी होने चाहिए, रिलायबल होने चाहिए और रेलेवेंट होने चाहिए। क्वालिटी, रिलायबल का मतलब क्या है? कि किसी एक प्रॉपर अथॉरिटेटिव बंदे से एविडेंस लेनी चाहिए। लोअर लेवल लोगों से एविडेंस लोगे तो उतने क्वालिटी रिलायबल नहीं होते। मीन शक्की से एविडेंस नहीं होने चाहिए, मीन प्रॉपर एविडेंस होने चाहिए, प्रॉपर प्रूवेबल होने चाहिए। फिर क्या है? क्वालिटी, रिलायबल। और रेलेवेंट का मतलब क्या है? जिस चीज़ से रिलेटेड, मीन जिस अकाउंट बैलेंस रिलेटेड आप एविडेंस ले रहे हो, रेलेवेंट उसी से रिलेटेड होनी चाहिए। उसी से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हीं को देख के एविडेंस लेना है। ये नहीं कि आप चेक सेल्स को कर रहे हो और एविडेंस उसमें आपने परचेज के रखे हुए हैं। नहीं, रेलेवेंट सेल्स से रिलेटेड ही होनी चाहिए। परचेज को वेरीफाई करने के लिए परचेज से रिलेटेड ही डॉक्यूमेंट्स के एविडेंस होने चाहिए। एक होता है गुड्स डिस्पैच नोट, एक होता है गुड्स रिसीव्ड नोट। परचेज में कौन सा नोट होगा? गुड्स रिसीव्ड नोट। मीन उसमें डॉक्यूमेंट्स में क्या होने चाहिए? गुड्स रिसीव्ड नोट होनी चाहिए कि ये गुड्स रिसीव हुई हैं, जिसकी नोट है, जिसमें ये परचेजेस ठीक है। सेल में क्या GRN होना चाहिए, GDN होना चाहिए? गुड्स डिस्पैच नोट या गुड्स रिसीव नोट? सेल में क्या होना चाहिए? गुड डिस्पैच नोट के हाँ ये डॉक्यूमेंट है, कितनी गुड्स जो है वो डिस्पैच हुई हैं, इस डेट पे हुई हैं, दिस मीन ये सेल इस डेट पे ठीक लिखी हुई है। ये क्या है? रेलेवेंट एविडेंस। अगर रेलेवेंट नहीं है, क्वालिटी रिलायबल नहीं है, या क्वांटिटी मीन सफिशिएंट इनफ नहीं है, तो फिर आपको ओपिनियन नहीं देनी चाहिए। क्वांटिटी भी होनी चाहिए,
क्वालिटी रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए और रेलेवेंट भी होनी चाहिए, फिर आप ओपिनियन देने के काबिल हो। हाँ, अगर ये नहीं है तो फिर ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करनी। सो 4 एसेंशियल्स हैं फॉर प्रॉपर कंडक्ट ऑफ ऑडिट के ऑडिटर को। प्रोफेशनल स्केप्टिक मीन क्रिटिकल नेचर होना चाहिए, क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए, बीइंग अलर्ट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रॉड कंडीशन। एक ऑडिटर को एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग अप्लाई करनी चाहिए ड्यूरिंग ऑडिट। एक ऑडिटर का वर्क इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए बाय कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बायस या प्रेशर ऑफ अदर पार्टीज। एक ऑडिटर को बिफोर एक्सप्रेसिंग ओपिनियन एविडेंस लेने चाहिए जो क्या होने चाहिए, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। नहीं है तो ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करनी चाहिए। सर वो नोट्स दे दें। जी नोट्स में देखिएगा कहीं पे आपको मिलेंगे एसेंशियल्स फॉर प्रॉपर कंडक्ट ऑफ ऑडिट। 4 हेडिंग्स पढ़ के देखें, कुछ चीज़ समझ आती है। एक मुझे भी दे दो। जी मिलती है ऐसी कोई हेडिंग पेज 11 पे? पढ़ के देखें, ये चारों हेडिंग समझ आती है। मीन 1-2 नंबर के लिए एग्जामिनर स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्क्राइब करने के लिए कह सकते हैं। बाकी ये जो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है ये हमने आगे चल के चैप्टर 4 में डिटेल में कवर भी करना है। इसी पेज 11 के अगर आप स्टार्ट में आए तो एक हेडिंग दी गई अथॉरिटी स्टेटस ऑफ एन ISA कि ISA की कंप्लाइंस की अथॉरिटी किसके पास है, और नीचे एक हेडिंग दी गई एक्सेप्शन टू फॉलो रिक्वायरमेंट ऑफ ISAs। मीन ISAs ठीक है हमें फॉलो करने हैं ड्यूरिंग ऑडिट, लेकिन अगर कहीं पे कोई रूल हम फॉलो नहीं कर पा रहे तो हम डिपार्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर डिपार्ट किया है तो फिर हमें वर्किंग पेपर के अंदर ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है कि हमने ये रूल क्यों फॉलो नहीं किया और हमने एविडेंस फिर किस और प्रोसीजर से लिया अगर इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली नहीं लिया तो स्टैंडर्ड से ISA से डिपार्ट ऑडिटर कर सकता है, मीन रूल को नॉन कंप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर किया है तो फिर आपको वर्किंग पेपर के अंदर रीज़न एक्सप्लेन करनी है और बताना है कि आपने एविडेंस जो अदर प्रोसीजर को परफॉर्म किया है अदर देन स्टैंडर्ड वो क्या परफॉर्म किया है। उससे नीचे चले तो एक हेडिंग मिलेगी हमें ISA 200 रिक्वायर्स द ऑडिटर। ISA 200 कोई स्टैंडर्ड है जो कहता है कि एक ऑडिटर को क्या करना चाहिए, कंप्लाई करना चाहिए ऑल ISAs रेलेवेंट टू द ऑडिट, मीन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए। एक ऑडिटर को क्या करना चाहिए, एथिकल रिक्वायरमेंट को मीट करना चाहिए, मीन इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। एथिकल रिक्वायरमेंट को मीट करना चाहिए मीन इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। या कुछ कोड्स ऑफ एथिक्स आपने शायद टैक्स में पढ़े होंगे, कोड्स ऑफ एथिक्स पढ़े टैक्स में, क्या ख्याल है R2 में भी हैं शायद। उन कोड्स ऑफ एथिक्स को फॉलो करना चाहिए, मीन अपनी इंडिपेंडेंस को मेंटेन रखना चाहिए।
प्लान एंड परफॉर्म एन ऑडिट विद प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मीन ऑडिट प्लान करना है शकी मिजाज के साथ, रिस्की एरियाज हाईलाइट करने हैं, और परफॉर्म इन थ्रू आउट द ऑडिट भी क्या रहना चाहिए, आपका शकी मिजाज मेंटेन रहना चाहिए। क्या है वो शकी मिजाज, जो हमने देख लिया। सो एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट। इन ऑडिट के दौरान एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एक्सपीरियंस स्किल जो है वो यूज़ करनी, में प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करनी है, नहीं है तो फिर ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना। ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू अलाउ हिम टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, और एश्योरेंस देने से पहले एविडेंस ऑब्टेन करने, और वो क्या होने चाहिए, सफिशिएंट भी और एप्रोप्रिएट भी। मतलब ISA 200 की रिक्वायरमेंट क्या है, ये है, ये है, ये है, ये है, और साथ ISAs को कंप्लाई करना है। 5 पॉइंट यही है, क्या कहला, यही 5 पॉइंट। इससे आगे गए तो हमें एक टॉपिक मिला, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट। ऑडिट की लिमिटेशंस हमने पढ़ ली हैं। क्या थी इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट? ऑडिट एविडेंस परसुएसिव होते हैं, कंक्लूसिव नहीं होते। फ्रॉड इन्वॉल्विंग कलूजन होता है, प्रॉपर पकड़ा नहीं जाता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ फिगर एस्टीमेट जजमेंट बेस्ड होती हैं और वो मैनेजमेंट की होती है, जो प्रॉपर्ली वेरीफाई नहीं होती। ऑडिटर वर्क भी जजमेंटल बेस होता है, जो फॉल्टी भी हो सकती है। ऑडिटर के पास लीगल पावर नहीं होती टू वेरीफाई एवरीथिंग। टाइम कॉस्ट हमें जो है वो अलाउ नहीं करती कि हम सारी चीज़ों को डिटेल में चेक कर सके। मसले हमने पढ़ लिए। ऑडिट के फ़ायदे क्या हैं? तो ऑडिट का फ़ायदा है कि इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्रेडिबिलिटी इन्हेंस होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्रेडिबिलिटी में रिलायबिलिटी इन्हेंस होती है। हमने कह दिया गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, तो सारी दुनिया फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर रिलाई करना शुरू कर देती है, मीन उसकी बेस पर डिसीजन लेना शुरू कर देती है, जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्रेडिबिलिटी इन्हेंस होती है। इससे कंपनी की स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट जो हैं वो भी मीट होती हैं। मीन कंपनी एक्ट कहता है कि मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, और कंपनी एक्ट कहता है कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का इंडिपेंडेंट ऑडिट भी करवाना है। तो ऑडिट करवाने से क्या हुआ, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट मीट होगी। कहते इससे ना सिर्फ स्टैट्यूटरी, इससे नॉन स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट भी मीट होती हैं। नॉन स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट क्या है? स्टैट्यूटरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के उसका ऑडिट करवाना। नॉन स्टैट्यूटरी क्या है? सपोज एक कंपनी है जिसका नाम है पाकिस्तान वापडा। वापडा पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी वजह से कुछ लिमिटेशंस में इसको ऑपरेट करना पड़ता है। मीन कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे बिजली अभी तक नहीं है, पहुँचाने के लिए हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन वो गवर्नमेंट बजट से मिल नहीं रही। तो वापडा ने सोचा मैं अपने आप को थोड़ा प्राइवेटाइज कर लेती हूँ। इनके अपने 10% शेयर जो हैं वो जनरल पब्लिक में बेच के वहाँ से पैसा ले लेती हूँ। अब कंपनी का ईयर एंड है 31 दिसंबर, और आज डेट है सपोज 1 जून। कंपनी गई प्राइवेट इन्वेस्टर्स के पास, शेयर होल्डर के पास, अपने शेयर सेल करने के लिए, ताकि पैसा जनरेट किया जाए। शेयर होल्डर का यार मुझे आपका पास तो नज़र आ गया 31 दिसंबर तक, बहुत अच्छे रिजल्ट थे, आगे फ्यूचर आपका क्या है, 31 दिसंबर बड़ा दूर है, तो आप प्लीज़ इस तरह करो, मुझे अपने पहले 5 माह के अकाउंट्स जो हैं जनवरी टू मई वो बनवा के दिखा दो, ताकि मैं देखूं अभी करंटली क्या चल रहा है। हमने बना दिए, कंपनी ने बना दिए। शेयर ने कहा नहीं, मुझे आप इसके ऊपर क्या करो, एक ओपिनियन भी ले दो। तो ये जो हम 5 माह के इंटरम अकाउंट्स के ऊपर कोई ओपिनियन दे रहे हैं, ये क्या है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं, नॉन स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। क्या कहला? तो ऑडिट का एडवांटेज क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्रेडिबिलिटी इन्हेंस होती है। इससे स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट मीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, उसके ऊपर ओपिनियन होना, जो रिक्वायरमेंट है SECP की वो पूरी होती है, कंपनी एक्ट की रिक्वायरमेंट पूरी होती है, या कोई इंटरम अकाउंट्स के ऊपर भी ओपिनियन मिलने से नॉन स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट में लीगली रिक्वायर नहीं है, किसी की विश पर रिक्वायर है। लाइक बैंक ने कहा कि मुझे अब तक के अकाउंट्स बना के इसके ऊपर ओपिनियन ले दो, तो ये क्या है, स्टैट्यूटरी नहीं, नॉन स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। ऑडिट का फ़ायदा है कि क्या इससे फीडबैक मिलता है मैनेजमेंट को रिगार्डिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। दो हमारा ये मेन काम नहीं है, लेकिन ड्यूरिंग ऑडिट अगर हमें कोई कंट्रोल वीकनेसेस मिलती हैं तो हमने मैनेजमेंट को रिपोर्ट करनी है थ्रू अ लेटर ऑफ वीकनेसेस, जिससे मैनेजमेंट को फीडबैक मिला कि उनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा।
उस लेटर ऑफ वीकनेसेस में ना हम वीकनेसेस बताते हैं, हम साथ रिकमेंडेशन भी देते हैं, मीन कंट्रोल भी बताते हैं कि कैसे आप इन वीकनेसेस को अच्छा कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। इससे फ़ायदा क्या हुआ, एक तो फीडबैक मिला और दूसरा फ़ायदा क्या हुआ, साथ रिकमेंडेशन भी मिली कि कंट्रोल सिस्टम को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। सो ऑडिट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्रेडिबिलिटी इन्हेंस होती है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट मीट होती हैं ऑफ कंपनी एक्ट, नॉन स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट मीट होती हैं, मैनेजमेंट को अफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल का पता चलता है और साथ मैनेजमेंट को क्या मिलती हैं, वीकनेसेस को ओवरकम करने के लिए रिकमेंडेशन भी मिलती हैं। साथ वो कहता है जी कि दिस विल असिस्ट मैनेजमेंट इन रिड्यूसिंग रिस्क एंड इंप्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, कि जब कंट्रोल वीकनेसेस पता चल गई, उसके अगेंस्ट रिकमेंडेशन मिल गई कैसे ख़त्म हो सकती हैं, तो इससे मैनेजमेंट के मसले बिज़नेस के ख़त्म हो जाएंगे और बिज़नेस के जब मसले ख़त्म हो गए तो रिस्क बिज़नेस के कम हो गए, क्यों, सिस्टम अच्छा बन गया और रिस्क कम होने से क्या हुआ, परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाएगी। सो ये आखिरी 3 फ़ायदे किसके लिए हैं, कंपनी की मैनेजमेंट के लिए, कंपनी की मैनेजमेंट के लिए कि कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस का पता चलता है, कंट्रोल्स की वीकनेसेस के ऊपर रिकमेंडेशन मिलती है, बिजनेस रिस्क को रिड्यूस करके परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में हेल्प मिलती है। इसी नेक्स्ट पेज पे गए तो उसने कहा जी एक एश्योरेंस इंगेजमेंट के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। ऑडिट भी एश्योरेंस इंगेजमेंट है, रिव्यू भी एश्योरेंस इंगेजमेंट है, तो एक एश्योरेंस इंगेजमेंट के फ़ायदे क्या हो सकते हैं। वो कहते हैं जी शेयर होल्डर को फ़ायदा हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द मिस स्टेटमेंट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई हो सकती हैं, अगर हैं तो मीन मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई हो जाएंगी, नहीं है तो नहीं हुई। असिस्ट इन सेल और परचेज ऑफ बिजनेस, शेयर होल्डर को बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना है, मीन शेयर बाय करने हैं या अपने शेयर सेल करने हैं, उसमें ऑडिट रिपोर्ट से ओपिनियन से हेल्प मिलती है। असिस्ट इन ग्रांट ऑफ लोन बाय बैंक, इससे बैंक जो है उसे बिजनेस को लोन देने में भी हेल्प मिलती है। इसके लिए शेयर होल्डर के लिए तो नहीं है, इन्वेस्टर्स के लिए आप कह सकते हो, शेयर होल्डर स्लैश इन्वेस्टर कर दें कि मोस्ट ऑफ द मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई होती हैं, बिजनेस की सेल परचेज में ऑडिटर ओपिनियन आपकी हेल्प देती है और बैंक को लोन की गारंटिंग मीन लोन अप्रूव करने में भी आपकी ओपिनियन हेल्प देती है। मैनेजमेंट को क्या फ़ायदे होंगे, इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसीज हाईलाइट होंगी। मैनेजमेंट को क्या फ़ायदे होंगे कि इससे स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट पूरी होंगी, कंट्रोल वीकनेसेस के ऊपर रिकमेंडेशन मिल जाएंगी, बिजनेस परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में हेल्प मिल जाएगी। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या आती है, 5 कंपोनेंट्स का सेट। एक दफ़ा ऑडिट के पेपर में उसने 2-3 नंबर के लिए पूछ लिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट्स नाम लिखे और कुछ स्टूडेंट वाकई नहीं लिख सके थे। तो 5 कंपोनेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। ऑडिट का मतलब क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देना, मीन 5 कंपोनेंट्स के ऊपर ओपिनियन देना। स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसको इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मीन बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स टू द अकाउंट्स एंड डिस्क्लोजर। अब इसके ऊपर छोटा मोटा सिनेरियो भी बन सकता है। सपोज एक ऑडिटर ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर लिखा, वी हैव ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ABC कंपनी year ended 31st December 2022 comprising statement of comprehensive income, statement of financial position and notes to the accounts, full stop। कितने कंपोनेंट्स के नाम दिए इसने, 3 के, 2 के नाम नहीं दिए। दिस मीन ऑडिटर ने 2 कंपोनेंट्स ऑडिट नहीं किए। तो क्या ये प्रॉपर ऑडिट है? नहीं। प्रॉपर ऑडिट का मतलब क्या है कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट के 5 के नाम लिखने हैं जो आपने ऑडिट किए हैं। जिससे नीचे चलें तो एक छोटा सा टॉपिक हमें मिलेगा, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, कंप्लायंस फ्रेमवर्क एंड फेयर प्रेजेंट फ्रेमवर्क। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, दूसरा क्या, नहीं एक और भी है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क
एक और भी होता है, नहीं दिया हुआ, कंप्लायंस फ्रेमवर्क, और क्या है, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। कंप्लायंस फ्रेमवर्क क्या है? वो जो अकॉर्डिंग टू लॉ जो है वो ऑडिटर को कंप्लाई करना है, वो फ्रेमवर्क जो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑडिटर को कंप्लाई करना है। लाइक टैक्स लॉ का कोई फ्रेमवर्क है तो वो ऑडिटर को क्या करना है, कंप्लाई करना है टैक्स की कैलकुलेशन में, उसी क्या नाम दीजिएगा, कंप्लायंस फ्रेमवर्क। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फेयर प्रेजेंटेशन के लिए जो आपको फ्रेमवर्क अप्लाई करना है, लाइक IAS, IFRS। तो कंप्लायंस जो अकॉर्डिंग टू लीगल रिक्वायरमेंट आपको जो है वो कंप्लाई करना है, लाइक टैक्स लॉस। और फेयर प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फेयर प्रेजेंटेशन के लिए जो आपको अप्लाई करना है, लाइक IAS, IFRS। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब क्या है? वो फ्रेमवर्क जो मैनेजमेंट ने अडॉप्ट किया है टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो फ्रेमवर्क जो मैनेजमेंट ने अडॉप्ट किया है टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ बिजनेस, अकॉर्डिंग टू लीगल रिक्वायरमेंट एंड अकॉर्डिंग टू पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है? वो फ्रेमवर्क जो मैनेजमेंट ने अडॉप्ट किया है टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ बिजनेस, अकॉर्डिंग टू लीगल रिक्वायरमेंट एंड अकॉर्डिंग टू पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट एंड नेचर ऑफ बिजनेस, उसे क्या नाम दीजिएगा? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। हम आगे दो तरह के हो सकते हैं, कंप्लायंस फ्रेमवर्क जो अकॉर्डिंग टू लीगल रिक्वायरमेंट लाइक टैक्स लॉ बिजनेस को अप्लाई करने हैं, या फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क मीन, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क मीन जो फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए आपको अप्लाई करना है, जिसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हर चीज़ प्रॉपर्ली डिस्क्लोज हो सकती है, मीन IAS, IFRS। एक होता है एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है? वो फ्रेमवर्क जो ऑडिटर ने चेक किया है कि हाँ यही अप्लाई करना चाहिए था अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ बिजनेस, लीगल रिक्वायरमेंट या पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसे क्या नाम देंगे? एक्सेप्टेबल। एप्लीकेबल क्या है? मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैनेजमेंट ने अडॉप्ट किया है, मैनेजमेंट ने फाइनलाइज किया है, डिसाइड किया है अकॉर्डिंग टू नेचर, लीगल रिक्वायरमेंट या पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक्सेप्टेबल क्या? जो ऑडिटर ने चेक किया है कि हाँ यही होना चाहिए था, मीन ऑडिटर ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ यही होना चाहिए था, ये ठीक है। सो ये ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उन्होंने अडॉप्ट किया, और हमने जो उन्होंने अडॉप्ट किया जब चेक कर लिया कि हाँ वाकई ठीक है, तो उसे हम क्या नाम देंगे? एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मीन अ फ्रेमवर्क that is verified by the auditor, that is verified by the auditor is appropriate according to nature of business, legal requirement and purpose of financial statement। अब इनको ज़रा पढ़ के देखें। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है? इज द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अडॉप्टेड बाय मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस। दो चार्ज विद गवर्नेंस मीन टॉप मैनेजमेंट, ऑडिट कमेटी, चेयरमैन, CEO, इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसीडरिंग लीगल रिक्वायरमेंट, nature of business entity, nature of financial statements and purpose of financial statement। Financial reporting framework and its type of financial reporting framework is a set of criteria used to prepare financial statement। There are two main types of financial reporting framework, compliance framework and fair presentation framework। So compliance क्या है? टैक्स लॉज जो अकॉर्डिंग टू लॉ आपको अप्लाई करना है। ये कहते हैं कंप्लायंस फ्रेमवर्क क्या है? ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं चाहिए, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं चाहिए, मीन कोई डिस्क्लोजर्स वगैरह नहीं चाहिए। ये जो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है इसके अंदर रिक्वायर होती है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या है? डिस्क्लोजर्स रिक्वायर होते हैं। मीन अगर आप स्टैंडर्ड से डिपार्ट कर रहे हो, किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से डिपार्ट कर रहे हो, तो उसकी रीज़न बताना मस्ट होती है कि आप क्यों इस स्टैंडर्ड से डिपार्ट कर रहे हो।
आप IAS IFRS ही क्यों अप्लाई कर रहे हो? कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग क्यों नहीं कर रहे? यूके गैप, USA गैप के अकॉर्डिंगली क्यों नहीं कर रहे? वो भी आपको बताना होता है कि यही एक एप्रोप्रिएट फ्रेमवर्क है जिसके अकॉर्डिंगली फेयर प्रेजेंटेशन हो सकती है। मीन इसमें कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं चाहिए, कोई एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर वगैरह नहीं चाहिए, और ना ही आप इनसे डिपार्ट कर सकते हो। जबकि इसमें एक्नॉलेजमेंट चाहिए, मीन डिपार्ट कर सकते हो तो रीज़न चाहिए कि क्यों आपने डिपार्ट किया है स्टैंडर्ड से, और आपने रीज़न बतानी भी है कि आप क्यों यही अप्लाई कर रहे हो। सो कंप्लायंस फ्रेमवर्क क्या है? कंप्लायंस फ्रेमवर्क इज अ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क दैट रिक्वायर कंप्लायंस विद रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्रेमवर्क एंड डज नॉट कंटेन एक्नॉलेजमेंट। मीन कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर्स नहीं चाहिए, मीन कोई डिपार्ट आप नहीं कर सकते। विच आर कंटेन्ड इन फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क regarding additional disclosure or depart from requirement of framework to achieve fair presentation. मीन नो एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या है? डिपार्ट करके कोई रीज़न मीन एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर देना, तो इसके अंदर वो चीज़ नहीं है, क्यों आप डिपार्ट कर ही नहीं सकते। सो एन एग्जाम्पल इज अ टैक्स बेसिस फ्रेमवर्क। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क इज अ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क दैट रिक्वायर्स कंप्लायंस विद रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्रेमवर्क एंड कंटेन एक्नॉलेजमेंट that to achieve fair presentation it may be necessary for management to provide disclosure in addition to specific requirement of framework or to depart from a requirement of framework। और इसकी examples क्या हैं? IFRS। so applicable financial reporting framework क्या है? AFRF applicable financial reporting framework, वो framework जो मैनेजमेंट ने अडॉप्ट किया है अकॉर्डिंग टू nature of business, legal requirement, nature and purpose of financial statement। क्या ख्याल है? कंप्लायंस फ्रेमवर्क क्या है? वो फ्रेमवर्क जो मैनेजमेंट ने कंप्लाई करना है और कोई एक्नॉलेजमेंट रिक्वायर नहीं है, मीन कोई एडिशनल डिस्क्लोजर या डिपार्ट नहीं हो सकता। एग्जाम्पल टैक्स लॉस। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, अ फ्रेमवर्क adopted by management to prepare financial statement and require an acknowledgement regarding disclosures and regarding departure from the framework, example IFRS। Except financial reporting framework is a framework which is verified by the auditor, is appropriately adopted। चैप्टर 1 के अंदर एक छोटा सा टॉपिक और रह गया, एक्सपेक्टेशन गैप। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में वो कवर करके इसके जो बाकी क्वेश्चन रह गए हैं वो कवर करके कोशिश करेंगे वाइंड अप हो जाए।